तो एक बार फिर से स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। और जैसा कि पिछले क्लास में मैंने आपसे बात की थी कि हम लोग अगले टॉपिक के रूप में सिंगल फेज अल्टरनेटिंग करंट सर्किट को पढ़ेंगे। यहाँ पे सिंगल फेज इसलिए जो कि आगे जा कर के हम मल्टी फेज भी पढ़ने वाले हैं, जहाँ पर हम देखेंगे कि कई कॉम्प्लिकेटेड तरीके से आपके मैग्नेटिक एनर्जी और इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक एनर्जी मेनली वहाँ पे इन्वॉल्व होती है। अगर हम बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड कहें तो सिंगल फेज एसी सिग्नल इज एन इलेक्ट्रिकल सर्किट दैट ऑपरेट्स यूजिंग अ सिंगल अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स। केवल एक वोल्टेज सोर्स आपने लगाया है, आपने अपने सर्किट में केवल एक अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स का यूज किया है, तो उसको हम सिंगल फेज अल्टरनेटिंग सर्किट कहेंगे। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो वोल्टेज होता है वो पीरियोडिकली बदलता है अपने डायरेक्शन को, प्लस माइनस होता है, जिसकी वजह से वो क्रिएट करता है एक साइनोसॉइडल वेव फॉर्म। ठीक है, ये तो हमें मालूम है कि वेव फॉर्म इस तरह से होता है, साइनोसॉइडल वेव फॉर्म आपका क्रिएट होता है। उसके बाद कह रहे हैं कि इन अ सिंगल फेज अल्टरनेटिंग सर्किट ऑल कंपोनेंट्स, मतलब सर्किट में रजिस्टर है, कैपेसिटर, इंडक्टर, जितने कंपोनेंट है, दे एक्सपीरियंसेस द सेम फेज एंगल बिकॉज देयर इज ओनली वन होगा, ONE होगा, वन एनर्जी सोर्स अटैच विथ इट। तो जितने भी कंपोनेंट्स है उसमें अगर हम कहते हैं कि तीन चार तरह कंपोनेंट लगा रखे, तीन चार तरह के हमने रजिस्टर है, इंडक्टर है, कैपेसिटर, ये सब लगा रखे हैं, और सोर्स भी हमने कई लगा रखे हैं। तो कई बार क्या हो रहा है कि एक सोर्स की फ्रिक्वेंसी कुछ, दूसरे के फेज कुछ, तीसरे का फेज कुछ है, तो वो सब कुछ करंट मूव कर रहा है किसी एक पार्ट से, तो तीनों का ही कुछ कॉम्बिनेशन फेज का महसूस करेगा। लेकिन अगर आपने एक ही वोल्टेज सोर्स लगा रखा है, जितने भी एलिमेंट उसमें लगे हैं सर्किट के अंदर, सबके सब वही एक ही फेज महसूस करेंगे, इसीलिए इसको सिंगल फेज हम सब कह रहे हैं। अच्छा, अब हम चूँकि थोड़ा कॉम्प्लिकेशन की तरफ जा रहे हैं, तो अगर हमारे पास सिंगल फेज वाली बात है, तो हमें थोड़ा मैग्नेटिक एनर्जी के बारे में बात करनी पड़ेगी, क्योंकि मैग्नेटिक एनर्जी का इन्वॉल्वमेंट अब हमारे सामने आएगा बड़ा ही स्ट्रॉन्ग तरीके से। तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि एम्पियर लॉ के हिसाब से फ्लो ऑफ करंट इज एसोसिएटेड विद द जनरेशन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। भाई, जब भी कहीं करंट फ्लो करती है, तो चाहे बायो सावर्ट लॉ हो, चाहे इसको बंद कर दो बेटा, चाहे बायो सावर्ट लॉ हो, चाहे एम्पियर लॉ हो, उन सब में हम क्या देखते हैं कि आपका करंट जो होता है मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है। करंट के साथ हम कुछ कंडीशंस ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए हमने जो सोर्स लिया है वो ऐसा है कि लो वोल्टेज है, ओके, वो लो वोल्टेज है, एट लो वोल्टेज एंड द लार्ज करंट, वोल्टेज कम है, करंट लार्ज है। तो ये सिचुएशन होगा, इन सिचुएशन द मैग्नेटिक इफेक्ट्स आर वेरी लार्ज, क्योंकि करंट लार्ज है और मैग्नेटिक इफेक्ट सीधे तौर पे करंट के मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करता है। तो इन दिस सिचुएशन हम पाएंगे कि जो हमारे मैग्नेटिक इफेक्ट है वो स्ट्रांगली सर्किट के अंदर डोमिनेट रोल प्ले करेंगे। लेकिन जो इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्ट है दे विल बी नेग्लिजिबल, मतलब दे विल बी नॉट जीरो बट दे विल बी लेस इफेक्टिव। वहीं दूसरी तरफ अगर आपने वोल्टेज हाई रखा है बट द करंट इज लेस, देन द इलेक्ट्रोस्टैटिक बिकम लार्ज इनफ अलॉन्ग विद द मैग्नेटिक, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक भी अपना रोल प्ले करना शुरू कर देंगे। तो इसका मतलब है कि आने वाले सर्किटल एनालिसिस में जब हम बात करेंगे तो हमें सिर्फ ऑल्टरनेटिंग करंट का ही नहीं ध्यान रखना है, हमें इस बात का भी ध्यान रखना है कि हम किस तरह कंडीशन के बारे में बात करें, लो वोल्टेज हाई करंट या हाई वोल्टेज लो करंट, इन कंडीशन के बारे में भी हमको ध्यान रखना होगा। नाउ let us start the next part. Consider the behavior, यानी कि मैग्नेटिक या मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट वोल्टेज फेज ये है। तो साइनोसॉइडल सिग्नल इन डिफरेंट इंडक्टिव एंड नॉन इंडक्टिव एलिमेंट्स। तो अब हम क्या करने वाले हैं, जैसे हम मैग्नीट्यूड ऑफ करंट की स्टडी करना चाहते हैं, फेज की स्टडी करना चाहते हैं, कब, जब हमने अपने अल्टरनेटिंग सोर्स के साथ में इंडक्टिव सर्किट जोड़ रखे हैं। इंडक्टिव सर्किट मेनली जिसमें जैसे इंडक्टर होता है, इसमें मैग्नेटिक इफेक्ट का रोल आना शुरू हो जाता है, या नॉन इंडक्टिव इसमें नहीं आता है। तो जैसे रजिस्टर है, प्लेन तार है, प्लेन रजिस्टर का रजिस्टर जो आप लेते हो, दैट इज़ द नॉन इंडक्टिव। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि हम अब आने वाले जो सेक्शंस है उसमें हम ये कहने वाले हैं कि सपोज हमारे पास रजिस्टर है और हमने उसके साथ एक एसी सोर्स जोड़ रखा है, बताओ रजिस्टर पे क्या होगा। फिर हमने केवल कैपेसिटर को जोड़ रखा है, फिर हमने इंडक्टर को जोड़ रखा है। तो बारी बारी से हम इस तरह के डिफरेंट तरह के एलिमेंट को जोड़ेंगे, अकेले जोड़ेंगे, और देन फिर हम देखेंगे कि उनका क्या फिजिक्स, उनकी क्या है जो काम करती है, फिर इनका कॉम्बिनेशन भी देखना शुरू कर देंगे। ये आपके सिलेबस में इसी तरह से दिया गया है। प्योर रजिस्टिव सर्किट है, जैसे मान लीजिए हमने कहा कि हमारा सर्किट जो है वो प्योर रजिस्टिव सर्किट है। प्योर रजिस्टिव सर्किट कहने का मतलब है एक सर्किट में केवल और केवल एक रजिस्टर लगा हुआ है।
जैसा कि आपके पास यहाँ डायग्राम में आप देख रहे हो, सिर्फ एक रजिस्टर है, उसके साथ एक एसी सोर्स इसमें कि वी एम साइन ओमेगा टी। वी एम इज़ द मैक्सिमम यानी एम्पलीट्यूड दिखा रहे हैं। तो हमने क्या किया कि हमने एक ऑर्डिनरी फिलामेंट लैंप ले लिया। एक ऑर्डिनरी फिलामेंट लैंप जो है सबसे नज़दीक का एग्जाम्पल आप मान सकते हो रजिस्टिव सर्किट का है। तो इट्स अ गुड एग्जाम्पल ऑफ द नॉन इंडक्टिव रेजिस्टेंस। जैसे आर ओम का रेजिस्टेंस है, कनेक्टेड है एक साइनोसॉइडल वोल्टेज सोर्स के साथ में। तो आपने वी एम साइन थीटा करके एक वोल्टेज सोर्स है जिसके साथ एक रजिस्टर जिसकी वैल्यू आर है उसको आपने जोड़ रखा है। अब रजिस्टर में क्या होता है ना, रजिस्टर में कोई रजिस्टर के अंदर करंट फ्लो की तो बस नॉर्मली करंट फ्लो कर गई, उसमें कोई बैकअप ईएमएफ जनरेट नहीं होता है। अब आप कहोगे सर व्हाट डू यू मीन बाय बैकअप ईएमएफ? तो बैकअप ईएमएफ हम देखेंगे जनरेट होता हुआ जैसे जब हम अभी इसका अगले पार्ट में पढ़ेंगे इंडक्टर, तो वहाँ देखेंगे सेल्फ इंडक्शन की एक बिहेवियर होता है। तो सेल्फ इंडक्टेंस की वजह से वहाँ एक मैग्नेटिक ईएमएफ जनरेट होता है। फिर कैपेसिटर पढ़ेंगे, वहाँ देखेंगे चार्ज इकट्ठा होते हैं, तो वहाँ पर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक वोल्टेज वहाँ पे क्रिएट होता है। लेकिन वो तो दो केस हो गए, एक इंडक्टर का, एक कैपेसिटर का। रजिस्टर में ऐसा नहीं होता। तो वही हमने कहा है कि चूँकि रजिस्टर्स जो होते हैं दे आर वेरी सीधे साधे टाइप ऑफ एलिमेंट, सो द रजिस्टर डज नॉट डेवलप एनी बैकअप ईएमएफ। कोई बैकअप ईएमएफ जनरेट नहीं करता है, यानी कि वही इंडक्टर और वो स्टोरेज वाली बात नहीं होती है। सो बाय सिंपल ओम्स लॉ वी गेट द रिलेशन V इक्वल टू आई आर। ठीक है, हमने बहुत सिंपल सा रिलेशन V इक्वल टू आई आर ले लिया। V हमने देखा ही है कि हमने माना है V मैक्स। हमने V को क्या माना है? हमने V को माना है V मैक्स इंटू साइन ओमेगा टी। तो आपने R से डिवाइड कर दिया तो करंट वैल्यू होगा V मैक्स बाई R साइन ओमेगा टी। V मैक्स, अब अगर आप देखो यहाँ पर साइन ओमेगा टी है तो साइन ओमेगा टी की वैल्यू 1 होगी अगर, तो I की मैक्सिमम वैल्यू होगी। क्या मैं कहना चाह रहा हूँ जरा समझो। इस पूरे एक्सप्रेशन में जस्ट लेट मी सब हटा दे। देखो इस फॉर्मूले के अंदर वी एम बाई आर एक फैक्टर है, साइन ओमेगा टी एक फैक्टर है। वी तो मैक्सिमम मैग्नीट्यूड है वोल्टेज का जो फिक्स होगा, आर फिक्स होगा, यानी जो गोले के अंदर जो क्वांटिटी दी गई तो फिक्स होगी। बदल कौन सकता है? साइन ओमेगा टी 0 से लेकर के 1 के बीच में वेरी करेगा। तो यानी कि करंट 0 होगी, वो तब 0 होगी जब साइन की वैल्यू 0 हो जाएगी। करंट मैक्सिमम होगी जब वो तब होगी जब साइन की वैल्यू मैक्सिमम 1 हो जाएगी। ठीक है, तो अब साइन की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी? जब ये जो ओमेगा टी है ये पूरा पाई बाई 2 के बराबर हो जाएगा। जब ओमेगा पाई बाई 2 के बराबर हो जाएगा तो हम कहेंगे कि जिस पर्टिकुलर मोमेंट पर साइन ओमेगा टी की वैल्यू 1 होगी उस समय हमारे पास मैक्सिमम करंट कितनी होगी? मैक्सिमम करंट होगी वी मैक्स बाई आर। कब? जब साइन पाई बाई 2 हो गया यानी 1 हो गई। तो इस तरह से अगर हम वी एम बाई आर को लिखें तो इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं? इसकी जगह पे लिख सकते हैं आई मैक्स। तो हमारे पास वैल्यू क्या आ गई? आई इज इक्वल टू आई मैक्स साइन ओमेगा टी। ये दो वैल्यू यहाँ पर आ गई। हमारे पास कुछ इक्वेशन भी आ गए। देखो हमने इक्वेशन नंबर 1, 2, 3 लिखा है। इक्वेशन नंबर 1 तो प्यारो हमने वही लिख दिया है जो कि वोल्टेज की इक्वेशन होती है। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 में हमने करंट की इक्वेशन लिख ली। करंट की इक्वेशन अब क्या हो गई? करंट की इक्वेशन हो गई आई मैक्स साइन ओमेगा टी, दिस इज द करंट। वोल्टेज की इक्वेशन क्या है? वी मैक्स साइन ओमेगा टी। लेकिन हमें मालूम है आई मैक्स कैसे आया है? आई मैक्स वी मैक्स में से आर डिवाइड करने से आया है। मतलब वी मैक्स में से कुछ डिवाइड कर दोगे तो आई मैक्स आएगा। तो आपको याद रखना है आई मैक्स हमेशा छोटा होगा वी मैक्स से। तो दो इक्वेशंस हैं। तो वही आपने लिखा है कि आप देखो यहाँ पर क्या लिख रहा है भाई, यहाँ पर लिख रहा है कि इक्वेशंस 1 and 2 suggested that the instantaneous value of voltage and current in pure resistive circuit are always in the same phase। कैसे आपने कहा, ये दावा आप कैसे कर रहे हैं? क्योंकि जब हम फॉर्मूला लिखते हैं तो I बराबर लिखते हैं आई मैक्स अपॉन इंटू साइन ओमेगा टी, ये फेज यही है ओमेगा टी। यहाँ लिखते हैं V बराबर वी मैक्स साइन ओमेगा टी, यहाँ पर भी ओमेगा टी। तो ना यहाँ पे भी 0 ऐड कह सकते हो, यहाँ भी 0 ऐड, मतलब इनके बीच में कोई फेज डिफरेंस नहीं। ओमेगा टी यहाँ भी, यहाँ ओमेगा टी है। तो इस तरह से हम कहेंगे कि ये दोनों सेम फेज में है, मतलब फेज डिफरेंस 0 होने का मतलब सेम फेज में है। अगर हम इनको इस तरह के वेव फॉर्म के डायग्राम में बनाएं तो जरा देखो, ये करंट की इक्वेशन, ये करंट का ग्राफ ऐसे जा रहा है, मैक्सिमम होता है, फिर पाई पे आता है, 0 होता है, फिर ऐसे होता है, फिर ऐसे जाता है, 2 पाई पे चला जाता है। ठीक है, अगर हम V मैक्स, अभी I की वैल्यू थी, अगर V मैक्स के बारे में बताएं तो V मैक्स का डायग्राम थोड़ा सा अलग बनेगा, क्योंकि V मैक्स ज़्यादा होता है ना। मैंने क्या बताया था, I मैक्स की वैल्यू जो है वो V मैक्स को R से डिवाइड करने मिलती है, तो I छोटा होगा, इसलिए आपका ग्राफ नीचे है। वोल्टेज ग्राफ ऊपर जाएगा, ऊपर से होते हुए जाएगा और फिर यहाँ से होते हुए इस तरह से होते हुए ये यहाँ आएगा। तो आप देख रहे हो
कि ये जो यहाँ से यहाँ तक की लाइन है ये वी मैक्स है, और उसके अलावा जो उसके नीचे वाली ये जो लाइन है ये आई मैक्स है। तो और देख रहे हो दोनों पाई/2 पे दोनों का पीक आता है। यही दिखा रहा है कि दोनों सेम फेज में, और देखो एक साथ दोनों जीरो होते हैं, एक साथ मिनिमम में, एक साथ 2 पाई पे जाते हैं जो जीरो होते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि रजिस्टिव सर्किट जो होता है बच्चों, उसमें हम एक खास बात क्या पाते हैं कि वोल्टेज और करंट ये सब हमेशा सेम फेज में होते हैं, और ये इसकी बहुत ही खासियत है। इस खासियत को हम यूज करेंगे आगे, इस खासियत को हम आगे यूज करेंगे अपने एनालिसिस में, जब हम और थोड़ा कॉम्प्लेक्स सर्किट के बारे में बात कर रहे होंगे। वोल्टेज करंट के अलावा एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है पावर, जो कि सर्किट में मूल रूप से हम कई बार तो इसी पावर के ही चक्कर में होते हैं। पावर तो खैर हर तरफ ही मूल है भाई, हर कोई पावर लेना चाहता है। तो पावर के बारे में बात करते हैं। पावर का मतलब क्या होता है, वोल्टेज और करंट का प्रोडक्ट जो होता है पावर होता है। So the instantaneous power delivered to the circuit में रिटेन है। इंस्टेंटेनियस मतलब होता है किसी पर्टिकुलर टाइम पर जो पावर है, आप उस पर्टिकुलर टाइम पे वोल्टेज और उस पर्टिकुलर टाइम पे जो करंट है उसका प्रोडक्ट वहां पर आप दे दीजिए, यू विल गेट द इंस्टेंटेनियस पावर। फार्मूला क्या होता है भाई, v की वैल्यू है v मैक्स साइन ओमेगा टी, i की वैल्यू है i मैक्स साइन ओमेगा टी, मल्टीप्लाई कर दो तो v मैक्स इंटू आई मैक्स साइन स्क्वायर ओमेगा टी आ जाएगा। हमारे पास फॉर्मूला है cos 2 थीटा बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाता है 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2। तो आपने वही किया, v मैक्स आई मैक्स रखा और इसी फार्मूले को यूज किया, तो हाफ इंटू कॉस 2 ओमेगा टी बाई 2 हो गया। अब हमारे पास दो हिस्से होगा, तो v मैक्स का मल्टीप्लिकेशन हाफ से करेंगे तो पहला टर्म आ जाएगा, एक तरह से ये कांस्टेंट सा टर्म है। दूसरे टर्म में होगा हाफ cos 2 ओमेगा टी वी मैक्स आई मैक्स। तो आप देख रहे हो कि इस इक्वेशन का, ये जो भाई हमारी जो इक्वेशन आ रही है, ये वाली इक्वेशन जो है, इस इक्वेशन के अंदर, जस्ट मिनट इसको साफ कर दे फिर बढ़िया से लिखें। इस इक्वेशन के अंदर आपके दो हिस्से हैं। पहला हिस्सा जो है वो वी मैक्स आई मैक्स ये सब फिक्स है, ये कांस्टेंट जैसा हिस्सा है हमारे पास, और जो दूसरा हिस्सा है उसमें कॉस का टर्म है, जो कॉस की वैल्यू जो कि वेरी कर सकती है -1 से लेकर के 1 के बीच में। तो अब अगर एक चीज़ वेरी करने वाली है, एक चीज़ कांस्टेंट है, तो हम जब पी का व्यवहार देखना चाहेंगे तो हम एवरेज लेंगे। भाई कुछ बदल रहा है, तो जो बदल रहा है वो कब बढ़े घटेगा, कुछ ऐसा व्यवहार दिखाएगा, तो एवरेज लेना ही सबसे सही होगा। तो एवरेज वैल्यू ऑफ पावर लेनी है, तो पावर की एवरेज वैल्यू लोगे तो भाई पहले टर्म का भी एवरेज होगा, आपने कर दिया, दूसरे टर्म का भी एवरेज होगा, कर दिया। अब यहाँ पे हमेशा याद रखना, ये एक फैक्ट है, मैथमेटिकली भी इसको प्रूव कर सकते हैं। इससे कॉस है, जैसे फ्रिक्वेंसी मान लीजिए ओमेगा टी है, ओमेगा फेज टर्म, इसको दुगना है, तो अगर कंप्लीट साइकिल के लिए आप इसका एवरेज लोगे तो ये हमेशा जीरो आएगा। कब? जब दो गुनी हो फ्रिक्वेंसी। तो अगर हमारा कोई टर्म है जो फ्रिक्वेंसी का 2 गुना है और उसका कंप्लीट साइकिल के लिए अगर हमको एवरेज लेना है तो हमेशा जीरो आएगा। यानी कि कुल मिला के दूसरा टर्म बच्चों जो होता है वो तो हो गया खत्म, ये खत्म हो गया। तो हमारे पास पी एवरेज कितना बचा, वही वी मैक्स आई मैक्स बाई 2। तो हम समान रूप से एवरेज के सिंबल नहीं यूज करते हैं, और ये जो पी लेते हैं ये एवरेज पावर ही है। तो आपने वी मैक्स बाई √2 कर दिया, आई मैक्स बाई √2 कर दिया। याद रखो किसी पीरियोडिक फंक्शन की जो आरएमएस वैल्यू होती है वो उसके मैक्सिमम वैल्यू का √2 टाइम का रेशियो होता है। तो यानी कि वी मैक्स बाई √2 है, ये वी आर एम एस है, आई मैक्स बाई √2 है, आई आर एम एस है। तो इस प्रकार से बच्चों हमारे पास वैल्यू आ गई। अब हमने कुछ और चीज़ों को देखना शुरू कर दिया। बहुत बढ़िया सा ग्राफ है, जरा देखें, बुक में बना होता है, कई बार समझ में नहीं आता, जरा समझने की कोशिश करेंगे। ये हमारा ग्राफ है पावर का, और इस तरफ हमारे फेज के टर्म है। आप देखिए हमारे पास पावर का बेसिकली फार्मूला क्या है। पावर का बेसिकली फार्मूला था वी मैक्स आई मैक्स साइन स्क्वायर ओमेगा टी। अगर साइन ओमेगा टी होता, अगर साइन ओमेगा टी होता तो ग्राफ ऐसे होता, इस तरह ग्राफ होता, इस तरह ग्राफ होता, प्लस पॉजिटिव नेगेटिव इस तरह होता है। बट देयर इज द स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब है कि जैसे मान लो कि जैसे x है, -x है, फिर x है, फिर -x है, लेकिन अगर हम स्क्वायर कर दें हो जाएगा x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, क्योंकि माइनस को स्क्वायर प्लस कर देता है। तो उसी प्रकार से आपने जैसे ही साइन स्क्वायर किया तो ये जो ग्राफ था ये इस तरह का पॉजिटिव साइकिल, इसका स्क्वायर कर दोगे तो ये ऐसे ग्राफ आ जाएगा। ये तो ये क्या है, वी मैक्स आई मैक्स साइन स्क्वायर ओमेगा टी का है, स्क्वायर कर दिया ना, ठीक है। उसके बाद जब निगेटिव आएगा स्क्वायर करने पे भी पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये एक और पॉजिटिव का आ गया, फिर एक और पॉजिटिव का आ गया। तो इस तरह से हमने, ये है हमारा
वी मैक्स आई मैक्स साइन स्क्वायर टू, लेकिन हमने इसकी एवरेज वैल्यू ली है, जो कि वेरी कर रहा है ना, तो हमने इसकी एवरेज वैल्यू ली है। और एवरेज वैल्यू कितनी आई हमारे पास, तो एक्चुअल पावर जो है वो है वी मैक्स आई मैक्स साइन स्क्वायर ओमेगा टी, लेकिन जो एवरेज पावर है वो कितनी है, वी आर एम एस आई आर एम एस। तो वो आपकी ये जो लाइन है, ये जो लाइन मैंने ड्रॉ की है यहाँ पर, दो दो लाइन हो गई, ये जो लाइन मैंने यहाँ पर ड्रॉ की है, दैट लाइन रिप्रेजेंटेड व्हाट, दैट लाइन रिप्रेजेंटेड द एवरेज पावर ऑफ एवरेज पावर फॉर द रजिस्टिव सर्किट। रजिस्टिव सर्किट के लिए हमारी एवरेज पावर यहाँ पर आ जाएगी। सो होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। एक फेजर डायग्राम और होता है इंडक्टिव सर्किट पूरा करने से पहले या शुरू करने से पहले हम यहाँ पर कर सकते हैं एक और। जैसे हमने एक एक्सिस बनाई करंट की, ये हमारी एक्सिस है करंट की, ठीक है। एक और वाई एक्सिस भी हम यहाँ पर बना सकते हैं। हमने देखा कि जो करंट है वो करंट की वैल्यू कितनी है, जस्ट लेट मी चूज अप। करंट की वैल्यू है आई इज इक्वल टू आई मैक्स साइन ओमेगा टी, सेम फेज, v बराबर वी मैक्स साइन ओमेगा टी। इनके बीच में फेज डिफरेंस कितना है, 0। तो इसका मतलब है कि अगर हम इस लाइन से, अगर ये पर्पल कलर की लाइन करंट को शो कर रही है आई को, तो ये ब्लू कलर की लाइन v को शो करेगी, और इसके बीच में एंगल कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। तो फेजर डायग्राम इसको हम कहते हैं। तो फेजर डायग्राम, प्योर रजिस्टिव सर्किट का जो फेजर डायग्राम होगा उसमें करंट और वोल्टेज एक दूसरे के साथ ओवरलैप करेंगे, जो इस बात को शो कर रहा होगा कि हमारा जो फेज है वो मतलब फेज से 0 है, दोनों फेज डिफरेंस 0 है। एक चीज़ मैंने थोड़ा सा गलती यहाँ पे कर दी कि आपको बड़ी लाइन जो है, सॉरी यहाँ पर आपको देखना है, ये जो बड़ी लाइन है दैट बड़ी लाइन इज़ फॉर v एंड छोटी लाइन इज़ फॉर i, क्योंकि मैं हमेशा कह रहा हूँ कि i इज इक्वल टू वी मैक्स बाई आर, आई मैक्स इज द वी मैक्स बाई आर। तो v को डिवाइड करोगे कुछ r से तब मिलेगा, तो ये आई मैक्स की वैल्यू है, वी मैक्स की ये वैल्यू। इस तरह से आपको खास बात यहाँ पे देखना है कि प्योर रजिस्टिव सर्किट के अंदर जो थीटा होता है दैट इज ऑलवेज 0, बिकॉज there is no phase difference between the voltage and current in case of the resistive circuit. I hope you got the point. Okay, so let me stop here because ये रजिस्टिव सर्किट अपने आप का यूनिक सर्किट है। इसके बाद हमारे पास नॉन रजिस्टिव सर्किट्स आएंगे जिनका एक दूसरा नाम होता है रिएक्टिव सर्किट, वो हम लोग पढ़ेंगे आगे इसके बारे में। और तो अब नामकरण की बात करें तो जो इंडक्टर और कैपेसिटर होते हैं उनको रिएक्टिव सर्किट कहते हैं या इंडक्टिव सर्किट कहते हैं, और जो हमारा ये रजिस्टर जो हमने पढ़ा है ये एक्टिव सर्किट है। लेट मी जस्ट राइट दिस। तो रजिस्टर इज कॉल्ड समथिंग लाइक एक्टिव सर्किट बिकॉज देयर इज नो फेज डिफरेंस, 0 फेज डिफरेंस। L and C are called reactive circuits because there is a phase difference of 90 डिग्री। और दो केस होंगे वहाँ पर, एक केस में करंट लीड करेगी वोल्टेज के से और एक में करंट लैग करेगी वोल्टेज से, और एंगल कितना होगा, 90 डिग्री का दोनों केस में होगा। सो इस बेसिस पर हमारे वो दो कंपोनेंट डिवाइड होंगे। सो आई वुड लव टू डिस्कस बोथ दीज रिएक्टिव कंपोनेंट इन अ सिंगल लेक्चर। तो इसमें हम रिएक्टिव के बारे में बात कर ली, एंड नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस द रिएक्टिव सर्किट्स। सो मिलते हैं अगले क्लास में, एंड होप यू फाइंड दिस थिंग गुड।